तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं जीएमसी शहडोल के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डॉक्टर आकाश रंजन सिंह। और आइए हम डॉक्टर साहब से सीधी बात करते हैं और चित्कारपूर्ण कोरोना वायरस का वो दौर और आपकी स्थितियाँ कैसी हैं उस विषय पर डॉक्टर आकाश रंजन से बात करें। सर, शुरुआत से लेकर अभी तक की जो स्थितियाँ हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण और संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि रीढ़ की हड्डी सिर्फ मुझे कहा जाना ये मुनासिब नहीं है। ये टोटली टीम एफर्ट है। जब कॉलेज एक टीम एक व्यवस्था से हमने जो भी पार पाई है कोविड पे, या हालांकि पार पाई है ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन जितनी भी हमने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है, ऑर्गेनाइज किया है, हर मरीज तक अच्छी सुविधाएं पहुँचे, जो क्वालिटी एश्योर्ड हो, इसका प्रयास किया है। ये एक संगठित प्रयास है। जैसा आपने पूछा कि हमारे पास कोविड के केसेस अचानक से अप्रैल महीने के शुरू से बढ़ने शुरू हुए। अपने उच्चतम समय में ये करीब 450 मरीज, 430 मरीज के करीब हमारे मेडिकल कॉलेज में आ गए थे, एडमिट हो गए थे। और इसमें से 70 मरीज हमारे आईसीयू एचडीयू में थे और करीब 220-230 मरीज हमारे ऑक्सीजन बेड पे थे। कमोबेश ये स्थिति रही 1 से 1.5 महीने, और करीब 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से केसेस की संख्या में कमी आई है। लेकिन ये बात अभी भी ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर मरीजों की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी नहीं आई है। गंभीर मरीज मेडिकल कॉलेज में हमेशा अपने डायग्नोसिस के 15 या 20 दिन बाद पहुंचता है। तो उस क्रम में देखें तो अभी भी हमारे पास हमारे आईसीयू में 65 से 66 मरीज, 68 मरीज आज एडमिट हैं, और ऑक्सीजन बेड पे हमारे करीब अभी भी 100 से ज़्यादा मरीज हैं। टोटल हमारे पास अभी 150 के करीब मरीज एडमिट हैं। सर, शुरुआती तौर पर जब संक्रमित मरीजों की संख्या शुरू हुई थी उस समय की स्थिति में हम कितने रेडी थे, कितने बेड थे यहाँ पे हमारे जनरल और आईसीयू और वेंटिलेटर तीनों में थे? और कभी क्या ऐसा भी हुआ कि जब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई? बेड की संख्या हमारे पास उपलब्ध थे। हमारे लिए जो चुनौती थी एक टीम बना के ऑर्गेनाइज इलाज कर पाना, हर मरीज को एक क्वालिटी एश्योर्ड, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल पे आधारित, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के आधारित उसको केयर दिलवाना था। और मैं आपको बता दूं, केयर में सिर्फ चिकित्सकीय सुविधाएं तो एक पार्ट है, उसके अलावा उसके खाने का, उसकी सफाई का, उसके रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं कि कोविड से तो वो ठीक हो गए हैं लेकिन रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। तो इन सब के लिए हमको संगठित प्रयास करना चाहिए। फिर हमारा प्रोक्योरमेंट, स्टोर, हेल्पिंग डेस्क, हमारे स्क्रीनिंग एंड ट्रायल्स जो डेस्क है, ये सबका संगठित प्रयास करना था। इसके लिए डीन साहब के नेतृत्व में सबसे पहले हमने तो अपनी टीम बनाई, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, और करीब करीब हर दिन डीन साहब इसका इवैल्यूएशन करते थे, स्वयं मॉनिटर करते थे। और उनके और हमारे नागेंद्र सिंह सर हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनके नेतृत्व में हमने अपनी टीम बना के, यूनिट बना के काम किया, और जिससे हमने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया पिछली वेव की अपेक्षा। हालांकि ये बात भी सही है कि पिछली वेव में लोग कम थे, पेशेंट कम थे और कम सीरियस भी थे। इस बार मरीज ज़्यादा भी थे और गंभीर भी थे। तो हमने टीम बना के प्रयास किया, और जिससे हमको लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी अपनी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने में हमको सफलता मिली। और अभी भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने, हालांकि ये तो लोग बताएंगे, लोगों का ओपिनियन होना चाहिए, लोगों का परसेप्शन है क्या हमारे प्रति, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हमने टीम बना के बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सर, एक ऐसा भी दौर गुजरा क्योंकि जिस तरीके से वायरस की सेकेंड एंट्री हुई, वो एकदम से झटके के साथ एंट्री हुई, उसके लिए सीमित संसाधन, लोगों की कमी, मेन पावर की कमी, कई चीज़ें थी। और जबकि मरीज यहाँ पे एडमिट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, उस समय कैसी व्यवस्थाएं करके आपने सारे साधन, संसाधन, लोगों को इकट्ठा किया, और क्या वाकई अपने आप में चैलेंज था? बिल्कुल चैलेंज था, और हम में से ज़्यादातर लोग अनुभवहीन हैं इन सब परिस्थिति को देखने के लिए। कॉलेज हमारा नया था, तो संगठित प्रयास की जरूरत थी। और मैं आपको बता दूं
कि इनमें से ज़्यादातर कसौटियों पे हमारी टीम न केवल अपेक्षा के अनुरूप बल्कि अपेक्षा से बढ़ के प्रदर्शन किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अभी भी कमियां हैं, लेकिन हम इस बात से अवगत हैं और हमको इंसाइट है कि हमारी क्या कमियां। लेकिन इन सब के बावजूद आपको, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 2-2.5 महीने से हमारे जितने ड्यूटी डॉक्टर हैं उनमें से किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली, इवन संडे में आज। तो ये एक बात है। इसके अलावा डे इन डे आउट हमारा प्रोक्योरमेंट की टीम, हमारी स्टोर की टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक सप्लाई, डेटा हैंडलिंग, हेल्पिंग डेस्क, इन सब के सहयोग से, अपार्ट फ्रॉम चिकित्सकीय सुविधा देने वाले जो यूनिट थे, इन सब की मदद से हमने कोशिश की कि हम लोगों की अपेक्षा पे खरे उतर सकें। सर, संक्रमण के साथ साथ बाकी के डिसीज थे, उनसे अपन किस तरीके से लड़ाई की और किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम मुद्दे की बात की। जब ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीन साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने तय किया कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे। इसका व्यवहारिक मतलब ये था कि कोविड से रिलेटेड सारी सुविधाएं हम मेडिकल कॉलेज से संपादित करेंगे और नॉन कोविड सर्विसेज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी पेरिफेरी से करेंगे। लेकिन चुनौतियां तब बढ़ने लगी जब मरीज स्ट्रोक के साथ आने लगे, जब मरीज हार्ट अटैक के साथ आने लगे। कुछ मरीज आए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जिनका जबड़ा डिसलोकेट हो गया था, किसी मरीज के यूरिनरी प्रॉब्लम थी, तो इन सब चीज़ों, किसी को पेसमेकर लगा हुआ था, तो इनके लिए ना हमारे पास एक्सपर्टीज थी और ना हमारी तैयारी थी, और कोविड के साथ इनको डील करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। फिर भी हमारी टीम ने अपनी अनुभवहीनता के बावजूद बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और मेरे लिए तो ये गर्व का विषय है कि मैं इस टीम का हिस्सा। सर, हमेशा जब भी हम किसी बड़े संस्था में बड़ी आपदा, बड़ी समस्याओं को झेलते हैं, उस समय दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो कमियाँ जो प्रबंधन की ओर से होती हैं, जिसे समाज और पब्लिक लापरवाही के रूप में देखता है। ये लापरवाही और कमियाँ, इन दोनों को कैसे डिफाइन करना चाहिए? मुश्किल सवाल है। लापरवाही और कमियां, मेरे हिसाब से ऐसा है कि कमी हम सब में होती है, लेकिन उस कमी को एक्नॉलेज नहीं करना लापरवाही है मेरे हिसाब से। देखिए, हम में कमी है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हम अपनी कमियों से अवगत हैं और हम हर दिन उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अपेक्षा है कि आगे भी हम इसको इम्प्रूव करते करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, तीसरी लहर की भी चर्चा क्या कहना चाहिए? क्या वाकई तीसरी लहर का खतरा है और किस तरीके से हमारी तैयारी क्या है उसके लिए, और पब्लिक को किस हिसाब से अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी जो शोध कार्य हैं वो सारे ये बताते हैं कि जो हमारी फर्स्ट वेव आई थी उसमें ज़्यादातर लोग एल्डरली थे, 60 साल से ज़्यादा थे, या वो लोग थे जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी था, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ या इस तरह की चीज़ें। हालांकि नीति आयोग का अभी 10 दिन पहले आया है रिपोर्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहली वेव और दूसरी वेव में एज का कोई अंतर नहीं। लेकिन शहडोल संभाग में जो हम डे टू डे अपने आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, उससे हमको समझ में आता है कि दूसरी वेव में हमारे यंग लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। 30 साल, 45 साल, 50 साल, बहुत कम लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर हैं। ज़्यादातर हमारे लोग कम एज के हैं। संभव है ये हुआ हो कि नेचुरल इम्यूनिटी पुराने लोगों में आ गई हो, हर्ड इम्यूनिटी आ गई हो, और उनको हमने वैक्सीनेशन दे दिया हो। तो दोनों चीज़ें, वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी आई और नेचुरल जो उनमें हर्ड इम्यूनिटी पहले वेव के बाद आ गई थी। तो हमारा दूसरा वेव में एक्सपोज पॉपुलेशन यही था जो मिडिल एज था। रह गई बात तीसरे वेव की, तो तीसरे वेव में हम जो बात कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारे दूसरे वेव की तैयारी कैसी है और दूसरे वेव के बाद हमने अपनी तैयारी कैसे की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दूसरे वेव में हमने अपने मिडिल एज को तो देख लिया, लेकिन अभी भी भारत में 1/3 पॉपुलेशन हमारी 18 साल से कम उम्र की है, जो कि टोटली अनइम्यूनाइज्ड है, जिसके में हम अभी कोविड का भी बहुत कम केसेस हमारे पास आए हैं जो 18 साल से कम उम्र में हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम उस पॉपुलेशन को, जो बचा हुआ पॉपुलेशन है, जो किशोरावस्था में है या अपने बाल अवस्था में है, उनको कैसे डील करते हैं। अभी तक
हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, ट्रायल चल रहे हैं जो कि बच्चों को दिया जा सके। और साथ में अब हमको देखना ये होगा कि जो मॉब हैंडलिंग है, जो हमारी मास्किंग का प्रावधान है, जो हमारे भीड़ जुटने की ये सब प्रक्रिया है, ये हम कैसे डील करते हैं इस वेव के बीच में। सर इस बीच फंगस के बहुत सारे कई चीजें निकल के आई फंगस को लेकर। अभी क्या अपने जीएमसी में या शैडोल संभाग में कुछ ऐसे केस अभी तक आए और क्या आने की संभावना है, ये है क्या? नहीं, ब्लैक फंगस जिसकी बात हो रही है, म्यूकरमाइकोसिस, ये एक तरह से ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन है। होता ये है कि हमारा शरीर जब कमज़ोर होता है कोविड वायरस से, और फिर वायरस में दिए जाने वाली एक दवाई जिसको हम स्टेरॉयड कहते हैं, उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ ऐसे फंगस जो कि आम जीवन में तो हमारे आसपास रहते हैं लेकिन प्रभावित नहीं करते, उनका भी इन्फेक्शन होने लगता है, जो कि एक जिनमें से एक म्यूकरमाइकोसिस है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शेड्यूल में भी हो सकता है, भविष्य में हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अब तक हमने अपने मेडिकल कॉलेज में किसी भी मरीज को नहीं देखा जो उससे पीड़ित हो म्यूकरमाइकोसिस। हालांकि हमारी तैयारी है, हमारी टीम गठित है जिसमें हमारे ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी के सर्जन और डेंटल विभाग, इन तीनों को मिला के डीन साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर के नेतृत्व में टीम हमारी बनी हुई है जो डे टू डे बेसिस पे इसकी निगरानी रखती है। मरीजों को स्टेरॉयड इनडिस्क्रिमिनेट अविवेकपूर्ण ढंग से न मिले, उनके ऑक्सीजन की सप्लाई, क्या होता है कि कई बार ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर होता है, ऑक्सीजन लंबे समय तक रह जाता है वेंटिलेटर पे जो लोग मरीज रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखभाल करते हैं और आवश्यक वो दिशा निर्देश देते हैं। ईश्वर की कृपा से अभी तक हमको कोई भी म्यूकरमाइकोसिस का केस शेड्यूल में नहीं मिला है। हालांकि हमारी पूरी तैयारी है, उसके लिए हमारी टीम गठित है, हम उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमको उस स्थिति का सामना न करना पड़े जबकि बहुत सारे म्यूकरमाइकोसिस के केस हुए हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्चुनेटली हम लोग को देखने में आ रहा है कि बहुत सारे संस्थानों में पोस्ट कोविड गैंग्रीन मिल रहे हैं और जिससे लोगों के हाथ पांव भी काटने पड़ रहे हैं, जो कि मुझे इस बात में बड़ी खुशी है बताते हुए कि ईश्वर कृपा से अभी तक हमको कोई ऐसा केस नहीं मिला है। इसका मतलब है कि कोविड रिलेटेड सर्विसेज हमारी क्वालिटी एश्योर्ड है, हम मानक पैमानों पे अभी भी अपनी सर्विसेज दे पा रहे हैं। सर ये तो प्रबंधकीय और स्वास्थ्य संबंधी बातें होंगी। सर एक चीज़ और चर्चा का विषय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो पूरे स्वास्थ्य मामले के लिए एक आइकॉन के जैसे है। सर इसके पीछे क्या है? हमेशा क्योंकि लोगों का कहना होता है डॉक्टर साहब उसी एनर्जी के साथ सुबह आते हैं और आप उसी एनर्जी के साथ जाते हैं, रात को 12 बजे किसी को बात करनी ऊर्जा के साथ, इसके बीच क्योंकि बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं लोग प्रेरणा लेते हैं इन सब सारी चीज़ों से। तो ये आपका व्यक्तिगत है या आपदा को लेकर आपकी तैयारी है? नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो भी है उसमें अच्छा काम करने का जो आनंद है ये प्लेजर है, लेकिन इस बात से ज़्यादा खुशी मिलती है कि एज अ टीम हम अच्छा कर पाए। आखिरी व्यक्ति तक जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं संभाग के, उन तक हमारी सर्विसेज पहुंच पाई और वो भी क्वालिटी एश्योर्ड सर्विसेज पहुंच पाई। हमारे डीन साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर हमारे प्रोफेसर्स और हमारे कलीग के साथ मिलकर हम एक टीम की तरह काम कर पाए और उस आखिरी आदमी तक उन सुविधाओं को पहुंचा पाए जो मेडिकल कॉलेज की अनुपस्थिति में शायद इतना आसान नहीं रहता। तो इस बात की खुशी है, बाकी आप इसको ऐसे लेते हैं। सर एक सबके बावजूद इन सब के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हुई। प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जिस तरीके से अंदर की चीजें आप संभालते थे, प्रशासन किस तरीके से सहयोग किया और आपको लगा कि वाकई प्रशासन के सहयोग से ही हम सारी चीजें कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा और हर स्टेप पे सहयोग रहा। बात हो मेडिकल कॉलेज में बेड की व्यवस्था बढ़ाने पे, बाकी सुविधाएं देने पे, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग पे, इन सब पे हमको उनका बहुमूल्य सहयोग, बेशकीमती सहयोग हर कदम पे मिलता रहा और अभी भी मिल रहा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो वैक्सीन को लेकर जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी काफी ज्यादा द्वंद्व है, काफी ज्यादा उसको लेकर जागरूक नहीं है कि वह बातें होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि अगर सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो जो
तीसरी लहर है, उससे बचने में काफी ज्यादा लड़ाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, एकदम मुद्दे की बात है। अभी भी दूसरी लहर पूरी तरह से गई हो, ये आश्वस्त हो जाना अभी हमारे हिसाब से जल्दबाजी होगी। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो 45 साल से 18 साल तक वाला वर्ग है, जिसके लिए अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम वैक्सीनेशन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद होके आ पाएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, और वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरह से आपके कोविड से संक्रमित होने का खतरा खत्म हो जाता है, नहीं रहता। आप संक्रमित फिर भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो चांसेस कम है, और दूसरी संक्रमित होने के बाद जो सीवियरिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं, उनमें से ज़्यादातर पिछले 2 महीनों से सेवारत सिर्फ इसलिए रह पाए क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड थे। तो हम लोग को समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारे पास अभी कोविड से लड़ने के सबसे कारगर उपायों में से एक है। इसके अतिरिक्त मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, और बहुत आवश्यकता पड़ने पे ही घर के बाहर जाना, भीड़ में जाना, इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम अभी भी कोरोना पे काफ़ी नियंत्रण रख सकते हैं। सर, हम इस बात से भी ये बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों की स्थितियाँ बिगड़ती हैं और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं। वो किन कारणों से ऐसा होता है? वैक्सीन लगने के बाद हमारी इम्यूनिटी, जैसे हम कहते हैं वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद हमारी जो इम्यूनिटी है वो दूसरे डोज के बाद करीब 15 दिन बाद आती है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कि वैक्सीन के बाद, पहले डोज के बाद इन्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग इन्फेक्ट भी होते हैं उसमें उसकी गंभीरता पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। और ये भी हमको समझना चाहिए कि पहले डोज के बाद भी एक सर्टन लेवल ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है। ऑप्टिमम इम्यूनिटी के लिए हमको 2 डोज लेना है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। कोवैक्सीन के लिए 4 वीक का अंतर है और कोवैक्सीन के लिए 12 वीक का अंतर है। इस अंतर के बाद दोनों डोज लगने के बाद जो इन्फेक्ट होना है, दोनों चीज़ें कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि संक्रमित होने का खतरा भी, और संक्रमित होने के बाद जो गंभीरता होती है वो भी। तो मैं आप सबसे, सारे लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आगे आएँ और वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं उससे आगे निकलें, और खुद को वैक्सीनेट करें, अपने परिवार के लोगों को भी सामने लेके आए, उनको वैक्सीनेट करें। सर, मेरा जो प्रश्न था वो गांव वालों की ओर से था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखने में ये आता है कि जब वैक्सीन लगवाते हैं उसके तत्काल बाद बुखार आना शुरू हो जाता है और लोग उसका साइड इफेक्ट मानते हैं। अब उस बुखार को बाकी के जो डिजीज आते हैं वैक्सीन लगाने के जल्द, तो वो क्या दिक्कतें आती हैं और ऐसा क्यों होता है? जी, वैक्सीन जब भी हम लगाते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बूस्ट किया जाता है, और इस प्रक्रिया में फीवर आना एक आवश्यक हिस्सा है। काफ़ी लोगों में फीवर आता है, कुछ लोगों में नहीं भी आ सकता है, लेकिन इससे हमको बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फीवर आता भी है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम इससे निजात पा सकते हैं। जैसे प्लेन पैरासीटामोल की गोली, ये दिन में 4 बार ली जा सकती है। खुद को खूब हाइड्रेट करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर फिर भी बुखार है तो थोड़ा सा कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दें, ठंडे कपड़े से अपने शरीर को पोंछ दें। और ये जो बुखार, हाथ पाँव में दर्द, थोड़ा बहुत थकान, ये जो लगना है वैक्सीन के बाद, ज़्यादातर मरीजों में 48 आवर के बाद ये सबसाइड हो जाता है। तो मेरा आप सबसे फिर से आग्रह है कि वैक्सीन लगने के बाद फीवर से न डरें। अच्छा सर, एक चीज और निकल के आ रही है कि लोगों में है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, इन तीनों को लेकर वो ज्यादा कसमोकस में रखते हैं कि मैं तो स्पुतनिक लगवाऊंगा और ये तो कोविशील्ड है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फीयर? नहीं, व्यवहारिक रूप से दोनों में अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ही दी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है। आपके लिए जो उपलब्ध हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से आप वैक्सीन लगाएं। दोनों में कोई व्यवहारिक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो दोस्तों, तो हमारे साथ डॉक्टर आकाश रंजन सिंह थे, जो लगातार शुरुआती मतलब पिछले साल से लेकर अभी तक उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ एज ए टीम वर्क काम कर, और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, जीएमसी के लिए, स्वस्थ होने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है।